So, hello everyone, myself Shiv Kumar Yadav, and I am here to provide a lecture on federalism. So, let's understand. My name is Shiv Kumar Yadav, and my contact details. You can approach to me via my email ID sk5341585@gmail.com. So today we are going to discuss about the federalism. तो सबसे पहले हम मार्किंग स्कीम की बात कर लेते हैं। अगर सीबीएसई में हम बात करें, अगर हम सीबीएसई में देखें तो ये सीबीएसई में 1 मार्कर के एमसीक्यू पूछे जाते हैं या आपको डिफिनीशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 3 मार्कर और 5 मार्कर में हम बात करें तो सीबीएसई के लेटेस्ट ट्रेंड के अनुसार देखा जाए तो 3 मार्कर के क्वेश्चन जो है अधिक पूछे जा रहे हैं, जिसमें से आपको डिफिनीशन और फीचर्स जो है पूछे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। और कहा जाए तो ये सेक्शन सी जो है हमारा ओरिजिनल पेपर जो होता है उसमें सेक्शन सी में जो है हमारे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी 3 मार्कर के। अब मैं बात करूँ जेक बोर्ड वालों की, तो जेक बोर्ड में ये हमारे 2 पेपर होते हैं। एक 40 मार्क्स जो कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 40 मार्क्स के, और पेपर 2 हमारा 40 मार्क्स का जो है और सब्जेक्टिव होता है कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव टाइप का। तो जैक बोर्ड में आपके 1 मार्कर जो एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं और 3 मार्कर में आपके जो है डिफिनीशन और फीचर्स बेस्ड पूछे जा सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो हम सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर फेडरलिज्म होता क्या है। अगर हम बात करें फेडरलिज्म की तो बेसिक्स इन्फॉर्मेशन अगर हम ये जान लें कि आखिर ये वर्ड आया कहाँ से है, अगर हम ये पता कर लें कि वर्ड आखिर आया कहाँ से है फेडरलिज्म, तो ये देखिए फेडरलिज्म जो हमारा जो है ये फेडरलिज्म जो है ये हमारा लेटिन रूट, लेटिन यानी कि देखिए कि लेटिन जो है एक कंट्री है, कई सारे भाषा जो है ड्राइव हुए हैं, है ना। हमारे जो इंग्लिश लिटरेचर में भी देखे जाए तो कई सारे वर्ड जो हैं खुद के इंग्लिश के नहीं हैं बल्कि दूसरी भाषा से इवॉल्व हुए हैं। डिक्शनरी में नए नए वर्ड्स ऐड होते रहते हैं। तो इस लेटिन वर्ड जो है लेटिन का एक वर्ड हमारा फीडस है, FOEDUS, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। इसको रटना वगैरह नहीं है, ठीक है, इसे रटना नहीं है ना ही नोट करना है। ये फीडस से हुआ है, लेटिन रूट फीडस से, और फीडस का अर्थ होता है एग्रीमेंट बिटवीन एंटिटीज, ठीक है। तो आखिर फिर ये एंटिटीज है क्या भैया? हाँ, एंटिटीज़ यानी कि हमारी जो पॉलिटिकल एंटिटीज़ हम बात कर रहे हैं, कौन सी एंटिटीज़? पॉलिटिकल एंटिटीज़ के बीच में एग्रीमेंट। तो 1 मार्कर में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ फेडरलिज्म, तो द एग्रीमेंट बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल एंटिटीज़ और एंटिटीज़ लाइक द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट। अच्छा, नहीं समझ में आया? चलिए इसको हम सिंपल से भाषा में समझते हैं कि हमारे फैमिली में अगर देखा जाए, ठीक है, हमारी फैमिली में ये हमारे फादर हैं या जो भी, मान लो आप ग्रैंड फादर अगर आपका डिसीजन लेते हैं या आपके नाना जी जो भी, तो उस तरह से मान लो ये आपके जो फादर हैं, ये आपकी मदर है या फिर आपकी दादी है, नानी है, और ये बाकी जो फैमिली ये बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं हमारे, है ना। तो एक हमारा ये जो है ये दादाजी हैं या हमारे पापा जो हैं ये हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह एक्ट कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह, है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह, यानी कि इनकी अथॉरिटी फाइनल होगी, ठीक है। और अगर देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट तीनों के बीच में जो है हमारा वो पावर जो है डिस्ट्रीब्यूशन है, हाँ, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है, पावर का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। क्यों किया गया है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन? ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो। इससे पीछे के चैप्टर में हमने पावर शेयरिंग को पढ़ा था। हमने देखा था कि श्रीलंका में 2009 में डेमोक्रेसी आई, है ना, वहाँ पे जो है सिविल वार चल रही थी। हमने बेल्जियम और ब्रुसेल्स के बारे में भी डिस्कशन किया था, है ना। तो ये हम फेडरलिज्म के चैप्टर में वही पढ़ते हैं कि आखिर हम अपने डेमोक्रेसी को किस तरह से जो है स्टेबल रख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा 1 मार्कर में। अगर हमें लिखने को आए व्हाट इज़ फेडरलिज्म, तो हम लिख देंगे फेडरलिज्म इज जस्ट एग्रीमेंट बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल एंटिटीज़, इतना ही लिखना है, डिफरेंट पॉलिटिकल एंटिटीज़। और थोड़ा सा अपने आंसर को बूस्ट करने के लिए, इन्हांस करने के लिए आप लिख सकते हो लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट। फिर हम बात करें अगर हमें 3 मार्कर्स में पूछा जाए तो हमें किस तरह से लिखना है। अगर 3 मार्कर्स में पूछा जाए तो हमें सबसे पहले तो
व्हाट इज़ हमें बताना है आखिर ये है क्या, ठीक है। और ये डायग्राम जो है बूस्ट करने के लिए, चूँकि मार्क्स जो है अगर देखा जाए तो हर विद्यार्थी जो पढ़ के जाएगा, हर स्टूडेंट जो एग्ज़ाम में पढ़ के ही जाएगा, हर विद्यार्थी पढ़ के ही जाएगा, लेकिन हर कोई पढ़ के जाता है, लेकिन मार्क्स कौन लेकर आता है, टॉपर कौन बनता है? टॉपर बनता है जिसके प्रेजेंटेशन अच्छे होते हैं। तो बोर्ड एग्ज़ाम में हमें हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो मैटर करते हैं। तो फेडरलिज्म के आंसर्स में आपको बूस्ट करने के लिए, मार्क्स को इन्हेंस करने के लिए, फुल मार्क्स लाने के लिए, ये फेडरलिज्म का जो एक बेसिक सा एक डायग्राम बना हुआ है हमारा, इसे बोलते हैं हम वेन डायग्राम। हायर क्लासेस में इसके बारे में पढ़ाई करेंगे, सीबीएसई में, हालांकि लोअर क्लासेस में ये नहीं है। क्लास 11th में वेन डायग्राम जो है मैथ्स में आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, ये लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है। और तीनों के बीच में जब हमारा पावर का क्या हो गया, बंटवारा हो गया, पावर शेयरिंग हो गया, है ना, पावर का शेयरिंग हो गया, तो एक सिस्टम जो निकल के आता है उसी को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, फेडरलिज्म कहते हैं, फेडरलिज्म, ठीक है। 1 मार्कर। अब हमें 3 मार्कर में लिखने को मिले तो हम क्या लिखेंगे, हमें फीचर्स भी लिखना होगा उसमें, ठीक है। तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। तो फीचर्स की हम बात करें तो सबसे पहला, ठीक है, फेडरलिज्म होने के लिए आपके पास एक कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए, आपके देश की एक कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है भैया, एक तरह का रूल बुक, ठीक है, जो आपको गाइड करे। जिस तरह से हमारी फैमिली में होते हैं, रूल्स होते हैं, है ना, रूल्स रेगुलेशन होते हैं, कुछ ट्रेडिशनल रूल्स होते हैं, कुछ हमारे जो है मॉडर्न रूल्स होते हैं। तो इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा एक रूल बुक है जो गाइड करता है कि आखिर किस तरह से हमारे जो हैं देश में जो है रूल रेगुलेशन चलेंगे, किसके पास पावर होगा, अथॉरिटी कौन है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो होना चाहिए किसी भी फेडरल कंट्री, मतलब कि फेडरल कंट्री होने के लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो लिखा हुआ होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे पहला फीचर को याद रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन और रिटेन हमें याद रखना है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी रिटेन। सेकेंड हमारा है हायरार्की फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब है कि पावर हमारा जो है डिफरेंट जो बॉडीज़ हैं, पॉलिटिकल एंटिटीज़ हैं, उनके बीच में डिवीजन होना चाहिए पावर का, है ना। और इस तरह से पावर डिवीजन होना चाहिए कि दोनों के बीच में लड़ाई ना हो, वो इंडिपेंडेंटली एक्ट कर सके, ठीक है, स्वतंत्रता पूर्वक जो है अपने आप जो है वो एक्ट कर सके, किसी से पूछने की आवश्यकता ना पड़े, इस तरह से दोनों में मतभेद ना हो। और फिर तीसरा चीज़ होता है कि मान लिया जाए कि अगर डिफरेंट पॉलिटिकल एंटिटीज़ के बीच में अगर मतभेद हो ही जाए, झगड़ा हो ही जाए, तो उसके लिए हमारे पास होता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो इसमें हमको याद रखना है नो इम्पार्शलिटी, बस इतना ही याद रखना है, नो इम्पार्शलिटी बाय जुडिशरी, ठीक है। और थर्ड हमारा डिवीज़न ऑफ पावर का डिवीज़न, ये लिखना ज़रूरी है। और पांचवा जो हमारा इलेक्शन कमीशन, तो इलेक्शन कमीशन क्यों चाहिए, टू कंडक्ट द पीरियोडिक इलेक्शन, रेगुलर इलेक्शन होता रहे, है ना। इलेक्शन क्यों होते हैं, ताकि एक गवर्नमेंट जो हमारा तानाशाही ना बन जाए, उस तानाशाही गवर्नमेंट को रोकने के लिए हमें जो है इलेक्शन करवाने पड़ते हैं। हर 5 साल में हमारी लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट द पीरियोडिक इलेक्शंस, ठीक है। तो इस फीचर्स को हम रटे कैसे भैया, तो आपको रटना नहीं है, सीधा सा एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, वो है CHIDE, ठीक है। फीचर्स मैंने जो है काफ़ी सिंपल वे में डिफिनीशन और फीचर्स दिया है। CHIDE यानी कि चाइल्ड, C से कॉन्स्टिट्यूशन, C है, ये हमारा C है, ये C है, C से हमारा हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन, C से कॉन्स्टिट्यूशन, आज से हायरार्की, I से इंडिपेंडेंस जुडिशरी याद रखना है, D से डिवीज़न याद रखना है, और E से हमारा इलेक्शन कमीशन याद रखना है। चाइल्ड को याद करेंगे, चाइल्ड मतलब होता है चिढ़ाना किसी भी चीज़ को, तो भैया फेडरलिज्म में हमको चिढ़ाना नहीं है, किसी को चाइल्ड नहीं करना है। तो उस चाइल्ड को बचाने के लिए चाइल्ड को याद रखना है हमको, ठीक है। C4 कॉन्स्टिट्यूशन रिटेन होना चाहिए। हायरार्की की बात करें तो पावर जो है हमारा डिवाइडेड होनी चाहिए। फिर जुडिशरी कैसे होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट। क्यों जुडिशरी चाहिए भैया, अगर हमारा पावर को लेकर अगर कन्फ्लिक्ट हो जाए डिफरेंट पॉलिटिकल एंटिटीज़ के बीच में, ठीक है। और चौथा डिवीजन ऑफ पावर हम लिख रहे हैं, और पांचवा इलेक्शन कमीशन। तो ये 3 मार्कर क्वेश्चन के लिए जो है इनफ है इतना, ठीक है। अब लोगों को लगता है कि ये तो इनफ नहीं है, हमें तो किताब से पढ़नी है। तो किताब के डिफिनीशन को भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ।
ये हमारा चैप्टर 2 है फेडरलिज्म, एनसीईआरटी का चैप्टर 2 है हमारा, ठीक है। अब इसमें हमको फेडरलिज्म को जानना है, व्हाट इज़ फेडरलिज्म। तो हम ज़्यादा यहाँ पे बेसिक बताया गया है कि पिछले चैप्टर में जो हम पढ़े हैं, है ना, इसको आप खुद भी गो थ्रू कर सकते हैं। तो हम अगर यहाँ से पढ़े फेडरलिज्म क्या होता है, तो फेडरलिज्म क्या है, एक सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट है ना, इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी कहने का मतलब हमारा जो है, सेंट्रल अथॉरिटी कहने का मतलब हमारा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, या फिर यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल या फिर यूनियन, सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं हम, ठीक है। तो ये डिवाइड होना चाहिए पावर हमारा, यही बताया है। और ये फेडरेशन में जो है 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है हमारे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और द लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। और यहाँ पे जो एक बात जो मैंने वहाँ पे बताया है फीचर्स में, एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर, वो एक दूसरे से क्या होंगे भैया, इंडिपेंडेंट होंगे, कोई इंटरफेरेट नहीं करेगा उनके मामले में। स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने अंदर जो है कानून बना सकता है ना, लेकिन कुछ जो कंडीशन होते हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कानून बनाती है ना, लोकल गवर्नमेंट जो है अपना कानून बनाएगी, है ना। तो यूजुअली कितने होते हैं, 2 लेवल होते हैं, लेकिन उनकी पावर क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर, दूसरे से इंडिपेंडेंट होने चाहिए, कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा, कोई भी इंटरप्रिटेशन नहीं होएगा। फिर यहाँ पे जो है लिखा गया यूनिटरी सिस्टम क्या होता है। यूनिटरी सिस्टम एक्चुअली में जो है ब्रिटेन को कहा जाता है, और फेडरल सिस्टम जो हम मानते हैं, आइडियली जो मानते हैं हम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन या फेडरल सिस्टम जो है वो मानते हैं हम यूएसए को, चूँकि वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसको मॉडल मानते हैं, आइडियल मानते हैं फेडरलिज्म के लिए, ठीक है। यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है, 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, या फिर जो बाकी जो होते हैं सबऑर्डिनेट होते हैं। इंडिपेंडेंट डिसीजन आप फेडरलिज्म की तरह यहाँ पे आप नहीं ले सकते हैं, है ना, इंडिपेंडेंट डिसीजन आप यहाँ पे नहीं ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे फीचर्स के बारे में। मैंने काफ़ी सिंपल सा भाषा में लिखवाया है आपको, आप वही उसी को पढ़ ले, रटने की भी आवश्यकता नहीं है। तो अगर देखा जाए तो देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जिससे मैंने वहाँ पे लिखा है डिवीजन ऑफ द पावर, डिफरेंट टायर ऑफ द गवर्नमेंट होनी चाहिए भैया, जैसे मैंने वहाँ पे बताया सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। और यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है जुरिस्डिक्शन, 1 मार्कर में पूछ लिया जाता है कि जुरिस्डिक्शन का मतलब आप क्या समझते हो। तो जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है लेवल, और नीचे यहाँ पे ग्लॉसरी में जो लिखा गया है, ठीक है, हो सकता है आपको लिखने के लिए आ जाए, या फिर आपको लिखने के लिए आ जाए तो आप जुरिस्डिक्शन का मतलब हो सकते हैं लिख सकते हैं अपना लेवल, जुरिस्डिक्शन का मतलब आप लिख सकते हैं क्या, लेवल, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है एरिया ओवर विच समवन हैज़ लीगल अथॉरिटी, द एरिया मे बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल बाउंड्री और इन टर्म्स ऑफ सर्टेन काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है। यानी कि आपकी जो लीगल अथॉरिटी होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो है आपको लेवल एक तरह से स्तर होना चाहिए वो, ठीक है, आपके लेवल में होना चाहिए, आपके अंदर आना चाहिए, ठीक है, ये है। और तीसरा हमारा है एग्जिस्टेंस जुरिस्डिक्शन जो है रिस्पेक्टिव लेवल और टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कि इनके जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने जो पहला फीचर लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन, उसी के बारे में यहाँ बता दिया है कि ये जो जुरिस्डिक्शन जो उनके जो लेवल है, आखिर उनकी अथॉरिटी क्या है, डिफरेंट टायर के, है ना, वो क्या होना चाहिए, रिटर्न होने चाहिए कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, पहला फीचर है। यहाँ पे थर्ड में बता दिया है इन्होंने, द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज बाय 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी बदलाव होंगे भैया वो जो है हमारे कोई एक गवर्नमेंट के द्वारा नहीं होएगा, इसमें सहमति चाहिए। 5वां हमारा है कोर्ट ऑफ द, जैसे हमने वहाँ पे लिखा है जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, है ना, वहाँ पे हमने लिखा है फीचर्स में, आपको याद होगा। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है, अगर दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे एक्ट करेगी, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन की रखवाली के तौर पे जानी जाती है। और छठा जो हमारा है सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर इस लेवल ऑफ गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट को चलाने के लिए आपके जो है रेवेन्यू भी चाहिए होते हैं, है ना, पैसे चाहिए होते हैं। तो पैसे अभी करंट में 2017 में 1 जुलाई 2017 में हमारा जो है GST बना था, उस तरह के टैक्स जो है, ठीक है, जैसे कि लिखा होता है CGST SGST, तो उसी तरह से इनकी जो है पैसे भी यहाँ पे मेंटेनेंस होते हैं। हालांकि मैंने नहीं लिखा है, और ये
उतना ज़्यादा जो है हाईलाइट में भी नहीं, एग्ज़ाम में पूछे भी नहीं जाते। फेडरल सिस्टम दस हैज़ डुअल ऑब्जेक्टिव। फेडरल सिस्टम में क्या होता है, डुअल ऑब्जेक्टिव होता है। यहाँ ये ध्यान में रखना जरूरी है कि ये फेडरल सिस्टम में हमारे क्या होते हैं कि डुअल ऑब्जेक्टिव होता है, डुअल ऑब्जेक्टिव, है ना, कि प्रमोट करते हैं यूनिटी ऑफ द कंट्री। कंट्री में क्या प्रमोट करते हैं, यूनिटी, एकता बनाकर रखते हैं, झगड़ा ना हो, लड़ाई ना हो, है ना, देश टूटे ना। Two aspects are crucial for the institution and practice of federalism. Governments at different levels should agree to some rules of power sharing. They should also trust that each would abide by its part of the agreement. An ideal federal system has both aspects, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। यानी कि सीधा सीधा बात कर रहा है कि आपको जो है एक फेडरलिज्म को बनाने के लिए आप जो है लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है एंटिटी है, पॉलिटिकल एंटिटी है, उन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, एक ट्रस्ट होना चाहिए, एक एग्रीमेंट होना चाहिए दोनों के बीच में, है ना। यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछी है, ये पहेली या बूझो नाम है, पुराने किताबों में लिखा हुआ होता था। ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये फेडरलिज्म वर्क्स ओनली इन बिग कंट्रीज, व्हाई डिड बेल्जियम अडॉप्ट इट। आखिर बेल्जियम ने फिर फेडरलिज्म को क्यों अडॉप्ट करा, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है पावर शेयरिंग में, है ना। तो आप इस चीज़ को पूछो, इसी तरह से आप क्वेश्चन करते हो, ठीक है। जब आप क्वेश्चन करते हो तो आप सीखते हो। इसी तरह से इस क्वेश्चन का मैं चाहता हूँ कि आप हल निकालो, सॉल्यूशन लाओ लिख कर, है ना, कि आखिर फेडरलिज्म जो है सिर्फ बड़े कंट्री में होती है, तो बेल्जियम ने क्यों अप्लाई किया, अडॉप्ट किया तभी तो अप्लाई किया, है ना। तो आपको जानना होगा। शायद ये क्वेश्चन ही का गलत पूछ रही हो कि फेडरलिज्म जो है सिर्फ बिग कंट्री के लिए नहीं होती है ना, कुछ अच्छा सा जवाब मिल जाए। सो दैट इज द रीजन। थैंक यू।